Good morning, everyone. Today we'll discuss capital market efficiency hypothesis. Basically, efficient. First of all, we'll discuss efficient capital markets. What are efficient capital markets? Capital markets that deal with financial assets or securities. So that is called capital market. Securities will be fairly priced in the capital market if they are efficient. That means the intrinsic value and the market prices of the security will be equal. Capital markets are considered to be efficient if the prices of securities reflect available information. That means no surprises in the market, no surprise or surprising information could affect the prices of the securities. Depending on the extent of the information being impounded or incorporated in the security prices, capital markets can be divided into three forms: weak, semi-strong and strong form. So इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है वो पता है हमें, वो फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज में जो मार्केट डील करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. अगर सिक्योरिटीज अगर मार्केट है वो अगर एफिशिएंट होंगी तो वहाँ पर डील होने वाली सभी सिक्योरिटीज के प्राइसेस जो है फेयरली प्राइस होंगे. दैट मीन्स जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और जो मार्केट प्राइसेस हैं सिक्योरिटीज के वो बराबर होंगे. और अगर हम बात करें अवेलेबल इंफॉर्मेशन की तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Market data is first type of information. It is also called security market information. Basically, these are historical data available with the company and other stakeholders. And second is public information that is easily available to the investors. That is the second form of information. And third is private information. It is also called confidential information. So, these are generally available with the senior executives of the company. तो इसका मीनिंग क्या है कि तीन तरह के सूचनाएं होती है बाजार में जो सिक्योरिटी है प्राइसेस, जो सिक्योरिटी प्राइसेस हैं उसको प्रभावित कर सकती हैं. पहला तो जो उसके पास्ट डेटा है, जो पुराने डाटा हैं वो उसको प्रभावित कर सकते हैं. अगर कोई किसी तरह का डेटा है, क्योंकि जब एनालिसिस किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा तो हिस्टोरिकल डाटा को भी ध्यान में रखा जाता है कि वो पुराने समय में किस तरह के लाभ अर्जित करते आ रहे हैं और क्या जो है इन्वेस्टमेंट का क्या पैटर्न रहा है. और इसी तरह से जो दूसरी तरह का की जो सूचना या इंफॉर्मेशन है दैट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो हिस्टोरिकल डाटा के अलावा जो करंट डेटा है जिसमें हम प्राइस अर्निंग रेशो या दूसरे जो रेशोज निकालते हैं, डिविडेंड पे आउट, और उस बेसिस पे जब हम सिक्योरिटी प्राइसेस करते हैं तो जो भी करंट डेटा जो है दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन विच इज इजीली अवेलेबल टू दी people that can be extracted from the balance sheet and income statement of the company. And the third, तो तीसरे तरह की सूचना है वो जिसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन बोलते हैं या इसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बोला जाता है. ये जो तरह की सूचना है सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव के पास होती है कंपनीज की, जो बाजार में आने पर जो सिक्योरिटी प्राइसेस है उसको प्रभावित कर सकती हैं. ये तीन प्रकार की सूचनाएं हैं. अगर ये तीनों प्रकार की सूचनाएं इन्वेस्टर्स के पास हैं तो उसको परफेक्ट कैपिटल मार्केट बोला जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग इम्पाउंडेड और इनकॉर्पोरेटेड इन द सिक्योरिटी प्राइसेस, इसका मतलब अगर तीनों प्रकार की सूचनाएं के आधार पर, उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर कि इन्वेस्टर्स के पास किस प्रकार की सूचना उपलब्ध है, उसी के आधार पर बाजार को तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है एफिशिएंसी के आधार पर: वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फॉर्म. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. ये कमजोर तरह की एफिशिएंसी होती है. द सिक्योरिटी प्राइसेस, हियर द सिक्योरिटी प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट. दैट मीन्स जितने भी प्रकार के बदलाव मार्केट में हुए हैं उनके पास्ट डेटा जो है, उसके जो पुराने जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होती
होती है। इसका मतलब जो इसके अलावा जो दो सूचनाएं होती हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, दो सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती है। और अगर ये दो तरह की जो बची हुई सूचनाएं अगर ये बाजार में इन्वेस्टर्स को बाद में आती है तो सरप्राइज कर सकती हैं और इससे मांग और जो पूर्ति है ये प्रभावित हो सकती है, जिससे कि सिक्योरिटी प्राइसेस में बदलाव आ सकते हैं। दूसरे तरह की मार्केट एफिशिएंसी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी कहलाती है। The security prices reflect here the security prices reflect all market and public information about the pricing। तो अगर कोई ऐसा बाजार है जिसमें इन्वेस्टर्स के पास सारी हिस्टोरिकल डेटा और पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी इनकम स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट की हुई इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट जो जनरली होती है उस तरह की सूचनाएं अगर इन्वेस्टर्स के पास है तो वो सारी जो मार्केट फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी जो उस तरह का बाजार कहलाएगा, सेमी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। इस तरह के बाजार में जो कोई सूचना ऐसी है जो सरप्राइज कर सकती है वो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। अगर ये तरह की सूचना इस तरह के बाजार में आती है तो इसकी मांग या पूर्ति को प्रभावित कर सकती है, सिक्योरिटी प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। और इसी तरह से तीसरे तरह की एफिशिएंसी होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। इस तरह के बाजार में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की सूचनाएं जो है इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होती है। द सिक्योरिटी प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल मार्केट पब्लिक एंड प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की सूचनाएं इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होती है और किसी और तरह की जो सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है मांग पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, जिससे कि हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू और जो मार्केट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज है वो बराबर रहती है। नाउ दी लास्ट कंसेप्ट दैट वी विल डिस्कस, जो हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंतर्गत, वो है assumptions और attributes of a perfect capital market। तो इसकी क्योंकि ये थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, तो इसके जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो जो फर्स्ट इसकी assumption है दैट इज देयर इज नो ट्रांजैक्शन और ब्रोकरेज कॉस्ट। इसका मतलब कि जो बाइंग सेलिंग है सिक्योरिटीज की उसके लिए कोई ब्रोकरेज या लीगल चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी वगैरह इस तरह के कोई कॉस्ट नहीं है। दैट इज द फर्स्ट assumption। सेकंड इज देयर आर नो टैक्सेस। जो भी ट्रांजैक्शन बाइंग सेलिंग होगी उसमें कोई टैक्सेस जो है वो नहीं चार्ज किए जाते गवर्नमेंट के द्वारा। दैट इज द सेकंड assumption। देन थर्ड इज देयर आर large number of buyers and sellers, so the actions of no buyer or seller affect the price of the traded security। इसका मतलब जो संख्या है इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा है, बायर और सेलर की, किसी एक दो इन्वेस्टर के चाहने से, उनकी बाइंग सेलिंग से जो सिक्योरिटी प्राइसेस हैं वो प्रभावित नहीं हो सकते। Then the next assumption that is both individual and firms have equal access to the market। That means individual investor है या फर्म एज जो है इन्वेस्टर है, अगर क्योंकि दोनों तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं तो जो सूचनाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्म्स के पास कुछ सूचनाएं जो इन्वेस्टर के इंडिविजुअल्स के पास नहीं है। हर तरह की सूचना दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होती है। नेक्स्ट assumption that is there is no cost of obtaining information, so everyone has the same information। That means जो सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और उसके लिए कोई खर्च या कोई किसी तरह की कॉस्ट इनकर नहीं करनी होती। That is available free of cost to everyone। And the last assumption of this theory that is everyone has the same or homogeneous expectations। That means बेसिकली अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट में तो कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम जो है वो दो प्रायोरिटीज रहती है इन्वेस्टर्स की। तो यहाँ ये assumption रहती है कि जो सभी इन्वेस्टर्स हैं ये जो है सेम इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट को करेंगे तो दे विल एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन इन दी प्राइसेस, दे विल they will have the same expectations। So this is